हेलो, वेलकम टू ऑल। आज हम लोग शुरुआत करते हैं एक नई रीडिंग के साथ, जिसमें हम लोग कवर करेंगे सारे केस लॉस को, जानेंगे कि एग्जाम में इसको कैसे लिखना है। इसके साथ साथ हमने अपने कुछ नोट्स बना रखे हैं, जिसकी मदद से आपको पढ़ने में और लिखने में दोनों में ही आसानी रहेगी। एस कार्तिक वर्सेस एन सुभाष चंद्र जैन। तो इस केस लॉ में बताया गया था कि सुप्रीम कोर्ट ने पर्पस बताया है कि सरफेसी एक्ट को लाने का क्या मेन पर्पस रहा है। स्टेटेड द पर्पस टू इनेक्ट द सरफेसी एक्ट। सुप्रीम कोर्ट ने पर्पस बताया है। इसके अलावा पर्पस के अलावा इन्होंने बताया है कि जो सरफेसी एक्ट है उसमें बैंक्स और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस को पावर दे रखी है कि वो पोजीशंस ले सकते हैं सिक्योरिटीज़ की, एंड उसको सेल भी कर सकते हैं बिना किसी इंटरवेंशन के ऑफ द कोर्ट। तो ये जो मेन लाइन है कि बिना विदाउट द इंटरवेंशन ऑफ द कोर्ट बैंक्स और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के पास पावर दे रखी है इन्होंने। इसके बैकिंग में इन्होंने इन्होंने रीजन भी दिए हैं कि इसको लाने का, सरफेसी एक्ट को लाने का, इनेक्ट करने का क्या मेन रीजन रहे थे। तो जो इसमें मेन रीजन हैं वो ये रहे हैं कि जो इंटरनेशनल बैंक्स हैं उनके पास ऑलरेडी इस तरीके की पावर ऑलरेडी है थी कि वो पोजीशंस ले सकते हैं प्रॉपर्टी की, एंड वो सेल कर सकते हैं। मतलब ये कि अपने वहाँ सरफेसी एक्ट आने से पहले ये उनके वहाँ पर ऑलरेडी था। तो जिसकी वजह से वहाँ की बैंक अपने यहाँ की बैंक से एडवांस थी और थोड़ा सा फास्ट रिकवरी और बाकी सब प्रोसेस थी वहाँ पर। तो दूसरा जो मेन रीज़न वो ये रहा था कि जो इंडिया की रिकवरी थी डिफ़ॉल्ट, वो काफ़ी धीरे चल रही थी, जिसकी वजह से एनपीए बढ़ता जा रहा था और इसमें जीडीपी और इकोनॉमी को नुकसान हो रहा था। इसके अलावा जो तीसरा मेन रीज़न बताया गया वो ये है कि एग्जिस्टिंग लीगल फ्रेमवर्क जो था वो इस हिसाब का नहीं था कि जो पेस बना सके विद द चेंजिंग कमर्शियल प्रैक्टिसेस एंड फाइनेंशियल सेक्टर रिफॉर्म से। तो इस आप लोगों को शायद पता होगा कि सरफेसी एक्ट से पहले जितने भी डिफॉल्ट के केसेस होते थे वो सारे केसेस जाते थे सिविल कोर्ट के पास, जिसमें सिविल कोर्ट में इतने ज़्यादा केसेस हैं कि वहाँ पर जा करके उनको काफ़ी टाइम लगता था और जो बैंक वगैरह का जो एनपीए था वो बढ़ता जाता था। तो जो हम लोग का पहला केस लॉ है उसमें आई होप कि आप लोगों को समझ में आया होगा कि सरफेसी एक्ट लाने का क्या मेन रीज़न रहा था। उसमें सुप्रीम कोर्ट ने पर्पस बताया कि जो सरफेसी एक्ट है उसका मेन पर्पस क्या है। तो मेन पर्पस जो था वो यही था कि पोजीशंस मिले सिक्योरिटीज़ पे और बैंक्स वगैरह उसको सेल कर सके बिना कोर्ट के इंटरवेंशन के, ताकि इससे उनका टाइम बचता था और जिस वजह से वो स्पीडी रिकवरी कर सकते थे। और जो उनका एनपीए था, एनपीए को घटाना भी मेन कंसर्न था बैंक्स और तो ये केस लॉ जो है वो कुछ इस तरीके का फैक्चुअल बेस नहीं है जिसमें आपको कुछ ज़्यादा याद करना पड़े, ना प्रोविजनिंग बेस क्वेश्चन है। तो इसमें बस मेन चीज़ जो चैलेंज की गई थी वो बैंक्स की पावर्स को लेकर के चैलेंजेस किए गए थे, तो जिसको सुप्रीम कोर्ट ने बताया कि जो मेन पर्पस जो है सुप्रीम कोर्ट सरफेसी एक्ट का वो क्या रहा है और कैसे ये एक्ट हेल्पफुल होगा इकोनॉमी और जीडीपी के लिए गवर्नमेंट कंट्री की। दूसरा केस लॉ है स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक वर्सेस धर्मेंद्र भाई एंड अदर्स। तो ये जो केस लॉ है ये डेटेड है 30 सितंबर 2015, मतलब 13 सितंबर 2013 को इसमें जजमेंट पास हुआ था। और इस केस लॉ में भी उन्होंने यही बात की थी कि जो फाइनेंशियल सेक्टर है, जो मेन की ड्राइवर्स हैं इंडिया में, जो एफर्ट करते हैं अचीव सक्सेस और रेपिडली डेवलपिंग इस इकोनॉमी में, तो जो बैंक्स और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन हैं वो किसी भी कंट्री की बैकबोन पे ही गई हैं। तो जिसकी वजह से अगर सक्सेस अगर आपको अचीव करनी है तो आपका इनका इफेक्टिव होना काफ़ी ज़रूरी हो जाता है। लेकिन सरफेसी एक्ट से पहले इनके पास ये लोग हेल्पलेस थे, इनके पास इतनी पावर्स नहीं थी कि ये अपने जो लोन वगैरह दे रखा है, जो डिफॉल्ट हुआ है, उसकी रिकवरी कर सकें। और इस एक्ट को लाने का जो मेन पर्पस था वो यही था कि जो इंटरनेशनल बैंक्स हैं और जो इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड प्रैक्टिस जो फॉलो की जा रही हैं उनसे इंडिया की इकोनॉमी और इंडियन बैंक्स जो हैं वो कैसे अपने आप को मेंटेन कर सकती हैं, वो पेस लेकर के कैसे चल सकती हैं। तो जो मेन रीजनिंग थी वो यही थी। और जो मेन पर्पस बताया गया है इसमें तो जो इसमें मेन पर्पस है वो यही बताया गया था कि नो लीगल प्रोविजन फॉर फैसिलिटिंग द सिक्योराइजेशन ऑफ फाइनेंशियल एसेट। तो ये केस लॉ और जो हम लोग लास्ट वाला केस लॉ पढ़ा वो सिमिलर ही दोनों में वही बात बताई गई कि सरफेसी एक्ट को लाने का मेन क्या रीजनिंग थी, मेन क्या पर्पस था। तो आई होप कि आप लोग को ये समझ में भी आया होगा दूसरा केस लॉ भी कि इसमें भी कुछ खास नहीं, ना प्रोविजनिंग बेस है ना इसमें कुछ फैक्चुअल्स हैं। बस इसमें फैक्ट के नाम पर यही है कि चैलेंजेस किए गए थे बैंक्स को और सरफेसी एक्ट लाने का क्या रीजनिंग रही है, इसमें यही चीज़ बताई गई। तो आप लोग जो इसमें मेन 3 चीज़ें याद रखनी है वो वही 3 चीज़ें याद रखनी है जो हम लोगों ने पहले अपने केस लॉ में पढ़ रखा है। वो जो 3 मेन रीजन दे रखे हैं कि मेंटेन करना है, पोजीशन देना है और सेल कर सकें बैंक्स। दूसरा था स्लो पेस ऑफ रिकवरी। तीसरा एग्जिस्टिंग केस जो लीगल फ्रेमवर्क है वो इस लायक नहीं था वो कि जिससे बैंक अपनी रिकवरी को तेजी से बढ़ा सकें। तो इसी के साथ हम लोग अब आते हैं अपने तीसरे केस लॉ पे। तीसरा केस लॉ है हम लोगों का, ये एक मेन केस लॉ है जिसमें कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी और सरफेसी एक्ट को चैलेंज किया गया था। ऐसा होता है जब भी कोई नया केस लॉ आता है तो उसमें सबसे पहले जो सिर्फ इंटरेस्टेड पार्टीज होती हैं, जो रिलेटेड पार्टीज होती हैं, जिनको उस एक्ट किसी भी एक्ट के आने से इनको पे जो मेन असर पड़ता है, तो वो लोग कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी सबसे पहले चेक करवाती हैं। तो जो कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी में ये बताता है कि जो एक्ट है वो कहीं ऐसा तो नहीं कि कॉन्स्टिट्यूशन को वायलेट कर रहा हो, कॉन्स्टिट्यूशन के किसी भी आर्टिकल का वायलेशन हो रहा हो, जिसमें फंडामेंटल राइट्स वायलेट किए जा रहे हों। तो यहाँ पर इस केस लॉ में इसी चीज़ को चैलेंज किया गया था। तो ये काफ़ी फेमस केस लॉ है जो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट भी केस लॉ है। केस लॉ है मारिया केमिकल लिमिटेड वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया ट्रांसफर केस। ये दे रखा है कॉन्स्टिट्यूशन वैलिडिटी सर्विसेज फॉर चैलेंज। तो इसमें जो ग्राउंड्स बताए गए थे वो ये उसमें ग्राउंड्स कहे गए थे कि कॉन्स्टिट्यूशन वैलिडिटी को चेक करने के लिए कि ये एक्ट फेवर करता है लेंडर्स को। लेंडर्स मतलब जो बैंक वगैरह जिन्होंने पेमेंट दिया हुआ, जिन्होंने लोन प्रोवाइड किया हुआ, ये एक्ट उनके लिए पर्पसली लाया गया है। दूसरी चीज़ कि ये एक्ट लेस चांसेस देता है बारोवर्स को। बारोवर्स के पास इसमें काफ़ी ही कम चांसेस दे रखे हैं कि वो अपनी व्यूज़ को प्रोसेस में इनिशिएट कर सकें।
तो जो पहला मेन चीज़ था कि लेंडर को फेवर करता है, दूसरा चीज़ बताई गई है कि ये लेस चांसेस देता है बारोवर्स को, मतलब ये बारोवर्स के लिए एक्ट नहीं लाया गया है, मेन पर्पस के लिए लेंडर्स के लिए लाया गया है। तो इस केस लॉ में जो जजमेंट पास हुआ सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, सुप्रीम कोर्ट ने ये जो डिसमिस इनकी पिटीशन थी इसको डिसमिस कर दिया। सुप्रीम कोर्ट का मानना था ये जो ऐसा केस जो आपकी जो मतलब आपने चैलेंज किया है ये आपका चैलेंज ही गलत है, ग्राउंड्स जो बताए गए हैं वो भी गलत है। इसके इस जजमेंट के बैकिंग में सुप्रीम कोर्ट ने कुछ अपने रीजंस भी दे रखे हैं बैकिंग में। तो उसमें जो मेन बैकिंग में जो मेन पॉइंट्स बताए वो ये बात थी कि सुप्रीम कोर्ट स्टेटेड दैट द सम ऑफ द प्रोविजन आर अ बिट हार्श। सुप्रीम कोर्ट ने ये बात तो मानी कि जो इसके प्रोविजंस हैं वो कुछ हार्श हैं, बैंक को काफ़ी छूट दे रखी है। बैंक चाहें तो उनकी पोजीशन ले सकती हैं एक नोटिस देने के बाद, उसके बाद में उनको कोर्ट का भी दरवाजा नहीं खटखटाना पड़ेगा, डायरेक्ट आकर के वो अपने पावर्स को यूटिलाइज कर सकती हैं, यूज़ कर सकती हैं। इसके साथ साथ उन्होंने बैंक सुप्रीम कोर्ट ने ये भी कहा कि इट कैन नॉट बी सेड टू बी अनकॉन्स्टिट्यूशनल। जो इसके प्रोविजंस हैं वो तो हार्श हैं बॉरोवर्स के लिए, लेकिन इसको अनकॉन्स्टिट्यूशनल घोषित करना ये सुप्रीम कोर्ट ने नहीं माना। इसके अलावा इन ऑर्डर टू प्रिजर्व द ऑब्जेक्टिव ऑफ द एक्ट इज टू अचीव स्पीडर रिकवरी। तो हम लोग को जैसा पता है कि जो मेन ऑब्जेक्टिव है सरफेसी एक्ट को लाने का वो यही है कि कैसे जो मेन हमारी जो स्पीडी रिकवरी करनी है हमको, उसको हम लोग कैसे एनपीओ को नीचे लाया जाए। एनपीओ जो बढ़ता जा रहा था एनपीओ को नीचे लाया जाए, जो लोग लोन लेकर के भाग जाते थे या फिर जो लोन लेकर के चुका नहीं रहे थे उस चीज़ को कैसे कम किया जाए, अपनी जो रिकवरी है उसको स्पीड अप कैसे किया जाए। तो इस चीज़ को लाने के लिए जो मेन जो इनका प्रिजर्व करना था राइट जो ऑब्जेक्टिव है उसको प्रिजर्व करने के लिए, अचीव करने के लिए स्पीडी रिकवरी को ड्यू स्कोप में ये जो एक्ट है लाया गया है, ताकि जो कैपिटल अवेलेबिलिटी है वो बनी रहे बैंक के पास। जो पॉइंट जो चैलेंज किया गया है वो सरासर गलत है। इसके अलावा ये बात बताई गई है कि ऑलरेडी इसमें इस तरीके से के प्रोविजन दे रखे हैं जिसमें नोटिस का भी प्रावधान है कि 60 दिन की नोटिस दी जाती है। तो आपको जैसे इस एक्ट के बारे में पता भी होगा कि जो बैंक और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन हैं उनको पोजीशंस लेने से पहले और रिकवरी से पहले उनको 60 दिन की नोटिस देनी होती है बारोवर्स को। अगर वो बारोवर्स फेल होता है 60 डेज की नोटिस में अपना रिप्लाई लगाने में या तो उसको प्रिंसिपल और इंटरेस्ट अमाउंट पे करने में, तो वो फिर उनके पास पावर है कि वो अंडर सेक्शन 13(4) में एक्ट के ये नोटिस का जो प्रावधान दे रखा है वो सेक्शन 13 सबसेक्शन 4 में दे रखा है। तो इसके बाद में अगर वो फेल होते हैं बारोवर्स तो उसके बाद उनके पास राइट आता है बैंक और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के पास में कि वो उसके लिए पोजीशन ले सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पर मैकेनिज्म भी दे रखा है सेक्शन 17 में एक्ट टू अप्रोच डीआरटी, मतलब डीआरटी के पास भी जाने के पूरे राइट्स आपके पास हैं। मतलब आपके पास एक ट्रिब्यूनल्स भी दे रखा है इस तरीके का कि जिसमें आप अपने कि जिसमें आप डीआरटी मूव कर सकते हैं। डीआरटी मतलब आपको पता ही होगा कि ये क्या है, एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी है। इसमें जो भी केसेस होते हैं सरफेसी एक्ट रिलेटेड वो आपके पास डीआरटी और उसकी अपील डीआरटी में जाती है। तो यहाँ पर आपके पास सेक्शन 17 में इस चीज़ का भी आपके पास पावर है जो बारोवर की वो वहाँ भी मूव कर सकता है। तो इसलिए जो सुप्रीम कोर्ट का जो मानना था ये इस केस लॉ में कि इसके जो अनकॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी जो चेक की गई है इसको जो बताया गया है कि अनकॉन्स्टिट्यूशनल है ये तो सरासर गलत है। हमको जैसे ये भी पता है कि सरफेसी एक्ट जितने भी सिक्योर्ड लोन है उसके ही लिए वो होता है, तो इसलिए बैंक और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन की पास पावर दे रखी है। तो आई होप कि ये केस लॉ भी आपको समझ में आया होगा और ये केस लॉ जो है जो काफ़ी मतलब इंपॉर्टेंट है आप एग्जाम के लिए भी। इस तरीके से ही प्रोविजन यही हो सकते हैं किसी भी केस लॉ में जो होता है मेन चीज़ जो होती है वो होता है प्रोविजन, दूसरा होता है फैक्ट्स। तो फैक्ट्स तो चेंज हो सकते हैं लेकिन जो मेन होता है वो प्रोविजन। तो प्रोविजन के बेसिस पर ही केस लॉ बनाया